हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 15 जून 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा इसका 45। तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा 2000 कंपनियों की एक सूची जारी की है। तो उसमें जो भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसकी रैंक 45 है, और भारत की जितनी भी कंपनियां इस लिस्ट में शामिल हैं उनमें सबसे अच्छी रैंक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की है। ठीक है, तो मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो उसका स्थान याद रखिएगा 45वां स्थान है। भारत की और भी कंपनियां हैं तो उनके भी स्थान डिस्कस करते हैं, उनकी भी रैंक देखते हैं। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रैंक है 77, HDFC बैंक की रैंक है 128 और ICICI बैंक की 163वीं रैंक है, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS की रैंक है 387। दोस्तों, अब सवाल आता है कि पहले स्थान पर कौन सी कंपनी है? तो $3.7 ट्रिलियन की संपत्ति के साथ अमेरिका का जो सबसे बड़ा बैंक है JP मॉर्गन बैंक, तो उसकी जो रैंक है वो पहली रैंक है। और दूसरे स्थान पर है सऊदी अरब की तेल कंपनी आरामको। तो ये दूसरे नंबर पर किस देश की कंपनी है? सऊदी अरब की। कौन सी कंपनी है? आरामको। दोस्तों, बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। तो भारत की सबसे अधिक लाभदायक कंपनियों में से एक मानी जाती है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? धीरू भाई अंबानी। चलिए दोस्तों, फोर्ब्स के बारे में भी जानकारी डिस्कस करते हैं। तो फोर्ब्स क्या है? तो फोर्ब्स एक मैगजीन है, बिजनेस मैगजीन है, अमेरिका की मैगजीन है। इसकी स्थापना 1917 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यू जर्सी अमेरिका में है। आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करेंगे तो PDF भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको हमारा PDF हमारे ऐप पर उपलब्ध है। तो दोस्तों, ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? यानी ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? तो हर साल वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है 14 जून को। अब इस दिवस की थीम याद रखिएगा, गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफर। अब एक और पॉइंट याद रखना है कि जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है 2023 का, इसका मेजबान देश कौन है? तो वो कौन है? अल्जीरिया। देखिए, WHO के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं इस दिन पर। तो 2023 में जो कार्यक्रम होंगे WHO के द्वारा वो अल्जीरिया में आयोजित किए जाएंगे, तो इसलिए इसे मेजबान देश घोषित किया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि ब्लड डोनेट करने के बारे में लोगों को जागरूक करना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं ब्लड डोनेट करने से कतराते हैं, उससे डरते हैं। तो इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य है। देखिए, WHO ने 2004 में विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि ब्लड डोनर डे की स्थापना की थी, और फिर 2005 में क्या हुआ था कि जो 58वीं विश्व स्वास्थ्य सभा हुई थी उसमें एक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में इसे घोषित किया था। यहाँ पर बात आई है अल्जीरिया की, क्योंकि 2023 की जो मेजबानी कर रहा है वो कर रहा है अल्जीरिया। तो अल्जीरिया की कैपिटल जरूर याद रखिएगा, क्या है? अल्जीरियस। और यह किस महाद्वीप में है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्लड की बात आई थी, तो ब्लड से जुड़ी हुई कुछ बातें हम डिस्कस करते हैं। ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन होते हैं? ब्लड में क्या क्या पाया जाता है? तो ब्लड में होता है प्लाज्मा, WBC, RBC और प्लेटलेट। ठीक है, तो अगर आपसे कंपोनेंट पूछे जाए ब्लड के, वो क्या होता है? प्लाज्मा, WBC, RBC और प्लेटलेट। अब ब्लड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो मनुष्य का रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? तो मनुष्य का जो रक्त होता है वो एक प्रकार का टिश्यू है, ऊतक है, जो कि तरल संयोजी ऊतक है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हीमोपोइसिस बोला जाता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी।
मानव रक्त के कितने समूह होते हैं? 4 समूह होते हैं, ए बी और ओ। जो सर्वदाता समूह होता है वो होता है ओ, और सर्वग्राही समूह होता है ए बी। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 यानी क्षारीय होता है। रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन होता है? फाइब्रिनोजेन। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो स्फिग्नोमीटर के द्वारा। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? तो हमारे शरीर में हेपेरिन पाया जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर रक्त जमता नहीं है। मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर रक्त होता है। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है हमारे शरीर में? तो वो होता है बोन मैरो में, यानी अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा यहाँ पर आप देखिएगा, ये है हमारी हड्डी, और हड्डी के बीच का ये जो भाग होता है ये कहलाता है बोन मैरो, और यहीं पर आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन भ्रूण अवस्था में आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो WBC मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका होती है, और WBC को हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के ईसाद आम को जीआई टैग मिला है? कर्नाटक के ईसाद आम को जीआई टैग मिला है। ईसाद आम जो है वो उत्तर कन्नड़ में पाया जाता है, यानी कि जो कर्नाटका का उत्तरी हिस्सा है वहां पर यह पाया जाता है। स्वादिष्ट आम होता है, और ईसाद आम मुख्य रूप से अंकोला के आसपास उगाया जाता है। इस आम की किस्म की खेती पिछले 400 सालों से की जा रही है। यह 2 प्रकार का होता है, कारी ईसाद और बिली ईसाद। दोस्तों, जीआई टैग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अब ये होता क्या है, इसको आप समझिएगा बहुत ही आसान भाषा में। देखिए दोस्तों, जब आप मार्केट जाते हैं तो आपकी भी कोई ना कोई फेवरेट दुकान होगी, और उस दुकान पर कुछ विशेष चीज मिलती होगी, तभी आप उस पर जाते हैं। इसी प्रकार से पूरे भारत में बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनकी एक विशेष पहचान है, और वो किसी खास क्षेत्र में ही पाई जाती है। तो इस प्रकार से वस्तुओं को विशेष पहचान देने के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन की शुरुआत हुई थी 2003 में। पहला प्रोडक्ट था जिसे दिया गया था जीआई टैग, वो था पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय। तो इसे 2004-05 में जीआई टैग दिया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला वो प्रोडक्ट कौन है जिसे जीआई टैग दिया गया था, तो वो है दार्जिलिंग चाय। 2023 में भी कुछ जीआई टैग प्रदान किए गए हैं, जैसे मरचा चावल या मिर्चा चावल, तो ये बिहार का है, इसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। वनारस पान, तो ये उत्तर प्रदेश का है। हाथरस हींग, ये भी उत्तर प्रदेश का है। रीवा सुंदरजा आम, ये मध्य प्रदेश का है, इसे जीआई टैग दिया गया है। गोंड पेंटिंग, ये मध्य प्रदेश का है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। और लद्दाख सिंग स्कोस, ये भी दोस्तों लद्दाख का है, तो इसे जीआई टैग दिया गया है। और मन्नफराई मुरुक्कू, ये तमिलनाडु का है, इसे भी अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और नेगामम सूती साड़ी, ये तमिलनाडु से रिलेटेड है, तो इसे भी जीआई टैग दिया गया है। तो 2023 के ये कुछ प्रमुख जीआई टैग हैं। तो यहां पर बात आई थी कर्नाटका की। तो कर्नाटका की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु, और यहां पर अभी शक्ति योजना शुरू की गई है। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। अगला प्रश्न है, पहले जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन ओडिशा में किया गया है। इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है, जो कि ओडिशा की कैपिटल है। और इस जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और उड़ीसा सरकार के सहयोग से किया गया है। इसमें 26 राज्यों के 5000 से अधिक जो जनजातीय एथलीट थे वो इसमें शामिल हुए थे, और 1000 से अधिक ऑफिसर्स इसमें शामिल हुए थे। वॉलीबॉल की बात करें तो इसमें पुरुष वर्ग में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा है, और महिला वर्ग में भी कर्नाटक पहले स्थान पर रहा है। फुटबॉल में उड़ीसा पहले स्थान पर, और छत्तीसगढ़ महिलाओं में पहले स्थान पर था। खो खो में पुरुषों में उड़ीसा पहले स्थान पर, और महिला वर्ग में भी उड़ीसा पहले स्थान पर था। कबड्डी की बात करें तो पुरुष वर्ग में उड़ीसा पहले स्थान पर, और महिला वर्ग में कर्नाटक पहले स्थान पर था। तो यहाँ पर बात आई है उड़ीसा की। तो उड़ीसा का मैप आप ये देख सकते हैं, ये है उड़ीसा मैप, और कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है, और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं, और नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, FSSAI के द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है, यानी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में FSSAI के द्वारा ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है कहाँ? तो ये है असम राज्य में।
यहां पर एक और रेलवे स्टेशन का नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये कहाँ है दोस्तों? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। FSSAI के द्वारा जो अभी हाल ही में ये सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को, तो ये क्यों प्रदान किया गया है? क्योंकि इस स्टेशन पर जो भोजन मिलता है उसकी जो गुणवत्ता है बहुत ही हाई है, और यहाँ पर जो भोजन मिलता है वो पौष्टिक भोजन मिलता है, ये स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचाता है। इसलिए FSSAI के द्वारा इसे ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। और जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है यह सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। और यहां पर बात आई थी दोस्तों असम की, तो असम की लोकेशन यहां पर आप देख सकते हैं, ये है असम की लोकेशन। असम की कैपिटल क्या है? तो वो है दिसपुर। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिश्वा शर्मा। राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अगला प्रश्न है अमेरिका का इकबाल मसीह पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है ललिता नटराजन ने। यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और जॉर्जी गॉस्पोइडिनोव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। और हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है, जो कि सूरी नाम का सम्मान है। बाल अधिकारों के लिए काम करने वाली ललिता नटराजन को अमेरिकी श्रम विभाग के द्वारा दिया जाने वाला इकबाल मसीह पुरस्कार दिया गया है 2023 का। ललिता नटराजन जो है वो साउथ इंडिया में काम करती हैं बाल श्रम को रोकने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए। बात करते हैं इकबाल मसीह पुरस्कार की, तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये इकबाल मसीह के नाम पर दिया जाता है। अब ये इकबाल मसीह कौन है? तो दोस्तों इकबाल मसीह पाकिस्तान का एक लड़का है, इसको गुलाम बनाया गया था, फिर इसको बेचा गया, कालीन का काम करवाया गया इससे, और फिर इसकी 1995 में हत्या कर दी गई थी। तो उस समय ये चर्चा का विषय बना था। तो उसी के नाम पर बाल श्रम के उन्मूलन के लिए, बाल श्रम को खत्म करने के लिए एक पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, और उस पुरस्कार का नाम क्या रखा गया था? इकबाल मसीह पुरस्कार। तो यह 2008 में अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा स्थापित किया गया पुरस्कार है, यानी 2008 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में कितने देशों को शामिल किया गया था? इसमें 160 देशों को शामिल किया गया था। दोस्तों ये सूचकांक किसने जारी किया है? तो द वॉक फ्री फाउंडेशन, जो कि ऑस्ट्रेलिया का फाउंडेशन है, उसके द्वारा वैश्विक दासता सूचकांक जारी किया गया है। इसमें 160 देशों को शामिल किया गया है, और इसमें आधुनिक गुलामी की स्थिति का आकलन किया गया है। अब ये आधुनिक गुलामी है क्या, इसको आप समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति है, उसको ये लगता है कि अगर वो काम करेगा या फिर नहीं करेगा तो उसे धमकी दी जाएगी, उसके साथ हिंसा हो जाएगी, उसके साथ जबरदस्ती हो जाएगी, धोखा हो जाएगा, या उसके साथ पावर का उपयोग किया जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है तो उसे आधुनिक गुलामी बोला जाएगा। आधुनिक गुलामी में जबरन श्रम करवाया जाता है, जबरन विवाह, ऋण बंधन, यौन शोषण, मानव तस्करी जैसी जो कुप्रथाएं हैं वो इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है आधुनिक गुलामी। अब इसमें कुछ डाटा पेश किया गया है। तो सबसे अधिक आधुनिक गुलामी वाले जो देश हैं, जहां पर सबसे अधिक प्रचलन में है इस प्रकार की गुलामी, तो वो है उत्तर कोरिया, इरिट्रिया, मॉरिटानिया, सऊदी अरब और टर्की। इसी प्रकार से सबसे कम प्रचलन में जो आधुनिक गुलामी है वो है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड और स्वीडन। आधुनिक दासता में रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या कहां है? तो भारत, चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और रूस। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना के चौथे सर्वे वेसल लॉर्ज युद्धपोत संशोधक को कहां से लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में एक जहाज लॉन्च किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा, उसका नाम है संशोधक। तो ये कहां से लॉन्च किया गया है? तो ये चेन्नई से लॉन्च किया गया है। कहां से दोस्तों? चेन्नई से। इसमें मुख्य अतिथि थे कौन? ध्यान से सुनिएगा, भारत के प्रमुख हाइड्रोग्राफर अधीर अरोड़ा। तो एक क्वेश्चन तो आपसे यहीं पर बन जाता है, तो भारत के प्रमुख हाइड्रोग्राफर कौन है? तो वो है अधीर अरोड़ा। तो वो जब ये लॉन्च किया गया तो दोस्तों उसमें वो मुख्य अतिथि के तौर पर थे। संशोधक का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है शोधकर्ता। अब ये 4 जहाज बनाए गए हैं दोस्तों सर्वे वेसल लार्ज पर। तो ये 4 जहाज जो बनाए गए हैं उसमें पहला है संध्याक, निर्देशक और इच्छक, और चौथा जो है वो कौन है? संशोधक। और ये स्वदेशी रूप से भारत में ही बनाए गए हैं। इनमें जो इक्विपमेंट है
उपयोग किए गए हैं वो भारत के ही उपयोग किए गए हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोग्राफी में उपयोग किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? यहां पर नए हो जाएगा, तो भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 24 मेडल जीते हैं टोटल की बात करें। ठीक है, तो अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में किया गया था। भारत ने कुल 24 मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 7 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी। तो सृष्टि, सबिता, रचना, परवीन, शिक्षा, काजल और नेहा, इसके अलावा अंकुश को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। यहां पर बात आई थी किर्गिस्तान की, तो ये एशिया महाद्वीप में है, बिश्केक इसकी कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है, इवोल्व मिशन किसने लॉन्च किया है? तो सिडबी ने अभी हाल ही में इवोल्व मिशन लॉन्च किया है। इवोल्व का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। तो ये इसका फुल फॉर्म है। तो यही मिशन अभी हाल ही में सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिडबी ने नीति आयोग के सहयोग के साथ इस मिशन को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। दोस्तों, बात करते हैं सिडबी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। वित्त मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। मुख्यालय है लखनऊ में। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को हम रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, कौन सा देश यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है? अमेरिका। भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूबेरन कहां आयोजित किया जा रहा है? उत्तराखंड में। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? पीटर एल्बर्स। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 13 जून को। भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट ने WHO पुरस्कार जीता है। इसके निर्देशक कौन है? वंदिता सहारिया। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर पहुंच गया है? गुजरात। किस राज्य ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? हरियाणा ने। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष मई 2023 किसे चुना गया है? हैरी टेक्टर को। फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? उरुग्वे ने। किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल का निर्माण किया है? चाइना ने। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे 16 महाजनपदों को और उनकी राजधानियों को। अंग की राजधानी थी चंपा, अवंती की राजधानी थी उज्जैन या महेश्मती, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, काशी की राजधानी थी वाराणसी, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती साकेत, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, कंबोज की राजधानी थी हाटक राजपुर और अस्मक की राजधानी थी पोटिल पोतन, चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती, पांचाल की राजधानी थी अहित छत्र और काम्पिल्य, वज्जी की राजधानी थी वैशाली विदेह, वत्स की राजधानी थी कौसाम्बी, मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगृह और पाटलिपुत्र, मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, मल्ल की राजधानी थी पावा तथा कुशीनगर और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। तो दोस्तों, ये हैं 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां। कल के करंट अफेयर्स की बात करें तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था अमेरिका। तो लगभग सभी ने इसका आंसर दिया है। क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। जय हिंद, वंदे मातरम।